हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर जबरदस्त और धमाकेदार स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और हमारी हाइड्रो सीरीज रिवीजन विद सुपर डुपर कॉन्सेप्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन प्लेन, समतल में गति। हर बार की तरह जैसा मैं हमेशा कुछ अलग लेकर आता हूं, इस बार भी कुछ अलग और कुछ ऐसा अनोखा लेकर आया हूं कि सच में आपने कभी ऐसा सुना भी नहीं होगा और पढ़ा भी नहीं होगा। जबकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो यदि आपको 25 प्लस चाहिए तो पूरा ध्यान देकर, पूरा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? नोट्स चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज जितना आप सारे कॉन्सेप्ट पर गौर करेंगे, जितना मैं बोलता हूं उन सभी कॉन्सेप्ट को आप सुनेंगे, समझेंगे, तो समझ जाइए जो 15 दिन बाद पेपर आने वाला है उसमें फाड़ के रख देंगे। आगे मेरी बात समझ में? पूरा ध्यान से देखना है, याद रखना, ठीक है? क्योंकि पूरा और बहुत कुछ और सब कुछ बताने वाला हूं मैं, जो एग्जाम में हमेशा सवाल जहां से बनता है, क्यों बनता है, किस लिए बनता है और कहां कहां से किस तरीके से सवाल दिए जा सकते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही होने वाला है, मिलकर आग लगाने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पूरा फोकस रखिएगा, ठीक है? ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी। आ गई मेरी बात समझ में? और एक बार दुर्घटना घट गई तो जिस सिलेक्शन के लिए आप सोच रहे हैं वो नहीं मिलने वाला आपको। आ गई मेरी बात समझ में? तो मोशन इन प्लेन की बात करें, गति की बात करें, तो गति 3 तरीके से होती है भाई। कितने तरीके से होती है? 3 तरीके से। 1D मोशन। 1D मोशन का मतलब है एक विमीय गति। एक विमीय गति, एक विमीय गति, जैसे सिंपल रोड पर चलना, ठीक है? साइकिल चलाना, आप चला रहे हो, भी चल रहे हो, गाड़ी जा रही है वगैरह, इस तरह की जो भी मोशन होगी वो एक विमीय गति होगी। और यहां से सिंपल जो क्वेश्चन बनेंगे वो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, दूरी, समय, चाल, त्वरण, एक्सेलरेशन, फोर्स, बल, संवेग, मोमेंटम, इंपल्स, आवेग, इन सब से रिलेटेड बनेंगे। आगे मेरी बात समझ में? यहां पर बात करते हैं 2D मोशन आएगा। 2D मोशन, द्विविमीय गति। द्विविमीय गति, और द्विविमीय गति में आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। मोशन यानी प्रक्षेप्य गति बहुत 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 शास्त्रों में जिसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोला गया है वही है प्रक्षेप्य गति, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस जरूर बनेगा। और यहां से जो क्वेश्चंस बनेगा उसी से रिलेटेड, केवल इस एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हर तरह की मोशंस रिलेटिव होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, मैं बताने वाला हूं आपको। मतलब आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो मोशन होती है यानी क्षैतिज तल में गति, क्षैतिज तल में गति, या फिर हम कह सकते हैं वर्टिकल प्लेन में जो मोशन होती है यानी ऊर्ध्वाधर तल में गति, इन सब के लिए आपको अलग अलग फॉर्मूला और अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। केवल एक कॉन्सेप्ट, प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज तल में गति, और वर्टिकल प्लेन में मोशन यानी ऊर्ध्वाधर तल में गति। कैसे भी कोई भी 2D मोशन हो, एक कॉन्सेप्ट और सब कुछ क्लियर, ठीक है? आज की क्लास इसीलिए तो धमाकेदार होने वाली है, तो दिल थाम के बैठना है, थोड़ा ट्रस्ट हो, थोड़ा पेशेंस रखना और मजा आ जाए। लगे कि आज बहुत कुछ पढ़ लिया है और मजा आ गया आज, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आ गई मेरी बात समझ में? अब बात करते हैं 3D मोशन की, त्रिविमीय की। स्पेस में यानी अंतरिक्ष में होने वाली जो भी गति है वो 3D में आती है, त्रिविमीय में आती है, ठीक है? आज की क्लास होने वाली है 2D मोशन से रिलेटेड। 1D में हम बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ जान जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन फिलहाल मैं आज बात करूंगा 2D मोशन की। आगे मेरी बात समझ में? क्योंकि यहां से बनने वाले हैं सुपर डुपर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, शास्त्रों में जिसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मतलब मोक्ष प्राप्ति वाला बोल सकते हैं, सिलेक्शन देने वाला बोल सकते हैं, तो सिलेक्शन देने वाला सवाल यहीं से आएगा। आगे मेरी बात समझ में?
वो मंत्र जिससे जीवन सफल हो जाए, वो यहां से बनने वाला है। आ गई मेरी बात समझ में? वो सवाल यहां से आने वाला है। तो बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पर। आप सोच रहे होंगे यार ये तो हमें आता है, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं गारंटी है सच में ही आपको नहीं आता है, और यही सवाल आप गलत करके आते हैं। चलो बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। देखते हैं देखिए कितना पेशेंस और कितना आपको आता है। प्रक्षेप्य गति। सबसे पहली बात, इस प्रोजेक्टाइल यानी इस प्रक्षेप्य का मतलब क्या है? तो इसका मतलब समझा देता हूं मैं सिंपल सा। आपको मोशन होना चाहिए, गति होनी चाहिए, ठीक है? ऊर्ध्वाधर में गति, ऊर्ध्वाधर गति यानी वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में मोशन होना चाहिए, लेकिन क्षैतिज त्वरण शून्य होना चाहिए। क्षैतिज त्वरण शून्य होना चाहिए। क्षैतिज त्वरण का मतलब है हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन। कितना हो जाना चाहिए भाई? 0 हो जाना चाहिए। तो कोई भी वस्तु किसी भी स्थिति में किसी भी वेग से इस प्रकार गति करे ऊर्ध्वाधर तल में, वर्टिकल प्लेन में, कि उसका क्षैतिज त्वरण शून्य होना चाहिए। क्षैतिज त्वरण कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अब बात करें क्षैतिज त्वरण यानी हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन शून्य होना चाहिए, तो वर्टिकल एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए? और ये आपका जो वर्टिकल एक्सीलरेशन है, वर्टिकल एक्सीलरेशन, राइटिंग में मत जाइएगा, धीरे धीरे जमा कर लिखूंगा तो क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है? वर्टिकल एक्सीलरेशन होना चाहिए जी, यानी ऊर्ध्वाधर त्वरण होना चाहिए आपके पास में। कितना होना चाहिए भाई? जी, यानी गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होना चाहिए। तो जब कोई वस्तु इस तरीके से गति करे, इस तरीके से मोशन करे कि ऊर्ध्वाधर तल में, तो उसका त्वरण हो जी, और क्षैतिज त्वरण यानी हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन हो 0, तो उस समय जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे कहा जाएगा प्रक्षेप्य। क्या कहा जाएगा? प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप्य। यहां से समझने की बात है, यही जिसको समझ में आ गया, प्रक्षेप्य गति समझ में आ गई, प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ गया, 100% सारे सवाल क्लियर होंगे उसके। बट यहीं से जिसने नहीं समझा, वहीं से इसके समझ लो कि दिमाग में खिचड़ी बनना चालू हो गई है और अब सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है, ठीक है? चलो डायग्राम की बात करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, या एक काम करता हूं इधर बना देता हूं। देखो ये मेरा अर्थ का सरफेस है, ठीक है? चलो, कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से गति करता यहां पर आकर गिर गया है, तो उसने यहां पर कोण बना रखा है थीटा, एंगल बना रखा है थीटा, और उसका वेग कितना है भाई? इधर u वेग है, ठीक है? तो एक काम करता हूं, मैं यहां वेग को नहीं लेकर थोड़ा समझाने के लिए यहां ले लेता हूं कि भाई यहां वेग कितना है? u वेग है, और उसने कितना एंगल डिग्री कोण बना रखा है? थीटा, ये वाला थीटा है ना? तो इसके दो वेग होंगे, एक x एक्सिस के साइड में, एक y एक्सिस के साइड में, दो कंपोनेंट होंगे। तो x एक्सिस वाला जो घटक होगा ux, उसकी वैल्यू होगी u cos थीटा। इधर लिख देता हूं मैं ux इक्वल टू u cos थीटा। और एक वर्टिकल प्लेन में ऊर्ध्वाधर गति होगी, इसका एक घटक इधर भी होगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, वर्टिकल प्लेन में भी इसका एक कंपोनेंट होने वाला है जिसकी वैल्यू होगी uy, और उसको हम कहेंगे u sin थीटा। ये हमारे पास दो वेग आ गई मेरी बात समझ में? अब यहां से पहला सवाल जो मैं कह रहा हूं, ये कभी नहीं बदलेगा, अपनी जिंदगी में भी नहीं बदलेगा। जब यहां से ये उड़ना चालू होगी और जब तक यहां नहीं गिरेगी, तब तक, गिरने के बाद तक भी, तब तो 0 हो ही जाएगा, रुक जाएगी। लेकिन जब तक इस पॉइंट पर नहीं आएगा ऑब्जेक्ट, यहां से अपनी मोशन चालू करने से लेकर यहां खत्म होने तक जिंदगी में ये कभी नहीं बदलेगा। ये कितना रहेगा? u cos थीटा ही रहेगा। तो ux की वैल्यू रहेगी हमेशा u cos थीटा, और वेग कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। तो ये रहेगा आपके पास
कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा तो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन क्षैतिज त्वरण यानी इस दिशा में एक्सीलरेशन रहेगा 0। मैंने कहा था ना समझने वाली बात है, ठीक है। तो फिर uy कितना रहेगा भाई, uy है हमारा u sin थीटा, और एक्सीलरेशन इन y एक्सिस कितना रहेगा, g रहेगा। ये इतना तो हम पहले से ही जानते हैं, जिन्होंने बहुत पहले से पढ़ा है वो सब जानते हैं। लेकिन इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको, देखो जितना एंगल यहां बनेगा उतना ही एंगल यहां बनेगा, बस उल्टा बनेगा। उल्टा मतलब ये इधर बन रहा है, वो इधर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है, अपोजिट में बन रहा है। और अपोजिट में बन रहा है तो इस एंगल को हम बोल सकते हैं माइनस थीटा, ठीक है। विपरीत दिशा में बन रहा है, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया है, माइनस थीटा। समझने के लिए बताया, विपरीत है। आ गई मेरी बात समझ में? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस बात को। यहां पर और यहां पर वेग यानी u हमेशा होता है, और जब यहां पर हमेशा होता है तो यहां पर k यानी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है, और यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। इन दोनों पॉइंटों पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ठीक है। और इस बिंदु पर जैसे हम पहुंचते हैं, जिसे बोलते हैं हम उच्चतम बिंदु। क्या बोलते हैं? उच्चतम बिंदु बोलते हैं मेरे भाई। ये लो, इस मैक्सिमम हाइट को मैं लिख देता हूं y मैक्सिमम। कितना लिख देता हूं? y मैक्सिमम। तो कोई ऑब्जेक्ट आपका ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर नीचे गिरना चालू हो गया है, तो इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी होती है 0। वेग कितना होता है? 0। और जब वेग 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर होगी मिनिमम। मैंने मिनिमम लिखा है, ध्यान रखना, क्योंकि आपसे मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जा सकता है। वेग 0 है, गतिज ऊर्जा वैसे भी 0 होगी, तो वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो इन दो पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम। इधर एंगल बनेगा थीटा, तो इतना ही एंगल यहां पर भी बनेगा, लेकिन विपरीत दिशा में बनेगा, इसलिए मैंने लिख दिया है माइनस थीटा। और वेलोसिटी यहां पर उच्चतम बिंदु मैक्सिमम हाइट पर हो जाएगा 0 वेग, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मिनिमम। इतना आपको समझ में आया? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया है। तो आगे बात करते हैं और चीजों की। तो ये जो इसका पथ है, जो पाथ है, जो ट्रेजेक्ट्री है, वो हमेशा बनता है पैराबोला। कैसा बनेगा? परवलयाकार पथ बनेगा भाई, पैराबोला पाथ आएगा। कैसा बनेगा? पैराबोला पाथ बनेगा। और पैराबोला पाथ कब बन सकता है? अब तुमसे ये पूछ ले कि क्या एक मिसाइल को छोड़ा जाए तो क्या वह प्रक्षेप्य गति करेगी, तो क्या उसका परवलयाकार पथ बनेगा? ये परवलयाकार पथ बनेगा, पैराबोला ट्रेजेक्ट्री आएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं। कम वेग होना चाहिए, कम वेग होना चाहिए भाई, कम डिस्टेंस, दूरी भी होनी चाहिए कम। फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, जिसे मैं एफएस लिख देता हूं, वो भी होना चाहिए ना के बराबर। तो उच्च समय, और थीटा भी देखा जाए तो कम ही बोलते हैं उसको, और एक तरीके से थीटा भी होना चाहिए कम। तो इस कंडीशन में ही परवलयाकार पथ बनेगा, पैराबोला पाथ बनेगा। वेग यानी वेलोसिटी कम होनी चाहिए, डिस्टेंस कम होना चाहिए, दूरी कम होनी चाहिए, मतलब ये वाली क्षैतिज प्रास, जिसको मैं रेंज भी बोल सकता हूं, ये लो, रेंज कम होनी चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल जो वायु लगाती है, वो कम होना चाहिए। एयर का फ्रिक्शन फोर्स कम होना चाहिए। और एक एंगल जो यहाँ पे बनता है, प्रारंभिक कोण, वो भी कम होना चाहिए, तभी परवलयाकार पथ बनेगा। तो एक बात समझ लीजिए कि यदि मैं मिसाइल को चला दूं, तो मिसाइल है ना, थोड़ी दूर के लिए तो चलाऊंगा नहीं, लंबी दूर, पाकिस्तान को उड़ाना है मेरे को, ठीक है। पाकिस्तान को उड़ाने के लिए यदि मैं मिसाइल चलाऊंगा तो पाकिस्तान उड़ जाएगा, लेकिन जब पाकिस्तान उड़ेगा तो मुझे 1 सेकंड में उड़ा देना है, क्योंकि सब्र नहीं हो रहा है। आगे मेरी बात समझ में? उड़ाकर ही मारना है पाकिस्तान को। तो ये मैंने मिसाइल छोड़ दी यहां से, और मिसाइल गई पाकिस्तान पर, फुल हाई मैक्सिमम वेलोसिटी, सुपरसोनिक वेलोसिटी से चली गई है। सुपरसोनिक, हवा की स्पीड से भी ज्यादा तेज, और भागकर चली गई है। तो उस समय वेलोसिटी बहुत ज्यादा है,
पाकिस्तान यहाँ से दूर भी है तो रेंज भी ज़्यादा है, और जब वो बहुत तेज जाएगी तो हवा का फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, तो उस कंडीशन में परवलयाकार पथ यानी पैराबोला पाथ नहीं बनेगा। आ गई मेरी बात समझ में? पैराबोला पाथ नहीं बनेगा। हाँ, एक बंदूक की गोली यदि आप चला दो तो चांस बनता है, लेकिन बंदूक की गोली और यदि मिसाइल का कंपैरिजन किया जाए तो कभी भी नहीं बनेगा, ध्यान रखना। आ गई मेरी बात समझ में? चलो, पैराबोला पाथ बनेगा इतना तक तो ठीक है, लेकिन पैराबोला पाथ कब कब बनेगा? सेम पैराबोला पाथ, इसका मतलब है परवलयाकार पथ समान कब बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा इधर, जब ऑब्जेक्ट थीटा कोण से गति करे तो उस समय जो भी पथ बनेगा वही पथ तब भी बनेगा जब वह 90 माइनस थीटा कोण से भी गति करे। इसका मतलब हुआ कि यदि वो 30 डिग्री कोण बना रहा है तो इधर कितना बना देगा? 60, 90 में से चला गया, तो चाहे वो 30 से गति करे चाहे वो 60 से गति करे, दोनों ही कंडीशन में सेम पाथ बनने वाला है, यहाँ पर समान परवलयाकार पथ बनने वाला है। आगे मेरी बात समझ में? इसी को हम यहाँ से एक तरीके से और समझ सकते हैं कि उसका जो कोण है वो यदि 45 प्लस थीटा है, कोई भी कोण 45 प्लस थीटा है, तो वही पथ जब आएगा 45 प्लस थीटा कोण से यदि वो गति कर रहा है यहाँ से, तो उसके अलावा यदि वो 45 माइनस थीटा कोण से भी गति करे तब भी समान पथ ही आएगा। तो चाहे वो थीटा कोण से गति करे तो थीटा में से 90 में से थीटा घटा दो तो जो बच रहा है उस कोण से गति करे, तो दोनों ही कोणों में चाहे थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, दोनों ही कोणों से जब वो गति करे, मोशन करे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रक्षेप्य गति में जो ये पाथ है पैराबोला पाथ, जो ये परवलयाकार पथ है, वो समान होने वाला है। ठीक है, या तो आपको ऑप्शन ऐसे मिल सकते हैं या फिर ऐसे मिल सकते हैं कि यदि उसका जो भी एंगल हो वो 45 प्लस थीटा है, जैसे 45 प्लस थीटा हो गया 60, तो ये हो गया 45 प्लस 15, 45 प्लस 15, यदि वो 60 डिग्री पे गति कर रहा है तो इधर देखो 45 माइनस 15 यानी कितना हुआ? 30। तो यदि वो 60 पे गति कर रहा है तो यदि वो 30 पे करता तो भी यहाँ पर परवलयाकार पथ समान होता, जो देखो मैंने यहाँ पर ले रखा है। तो आपको थीटा दे रखा हो तो 90 माइनस थीटा, और यदि 45 प्लस थीटा दे रखा है तो 45 माइनस थीटा पर भी परवलयाकार पथ समान होगा, समान पाथ होने वाला है यहाँ पर। आगे मेरी बात समझ में? इतना मेरे हिसाब से आपको आज समझ में आया होगा, बहुत कुछ यहाँ पे मैंने बता दिया है। ठीक है, चलो रफ कर रहा हूँ, अब जगह कम है। ठीक है, चलिए देखिए, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ निकलने वाला है, और इतना बहुत निकलने वाला है कि आप खुद सोचते रह जाएंगे कि यार मैंने इतना छोड़ कैसे दिया। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, और ये बन गया आपका u साइन थीटा, सॉरी किसकी वैल्यू है? ये u y की वैल्यू है। ठीक है, चलिए पाथ की बात हो गई, एंगल की बात हो गई, कब कब सेम होने वाला है ये भी पता लग गया। तो पाथ का समीकरण, पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोल सकते हैं या इक्वेशन ऑफ पाथ बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का, और उसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी आता है 2। आगे मेरी बात समझ में? तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से पथ का समीकरण बनने वाला है। चलो आगे देखते हैं। अब आगे की यदि बात की जाए तो मुझे चाहिए y मैक्सिमम। ठीक है, और y मैक्सिमम हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि v इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर देखो, यहाँ से इसने u वेलोसिटी से चलना चालू किया है, बट यहाँ पर जाते जाते वेलोसिटी हो गई है 0, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, प्रारंभिक हमारी u स्क्वायर है, u स्क्वायर नहीं है, हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए। और इस ऊर्ध्वाधर तल में वर्टिकल प्लेन में मोशन करे तब हमारी वेलोसिटी आती है u साइन थीटा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2 की जगह 2 रख देता हूँ g। हम ऊपर जा रहे हैं,
धरती हमें नीचे खींच रही है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस का जी, एक की जगह माइनस जी तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया है। एस यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी अधिकतम विस्थापन, अधिकतम ऊर्ध्वाधर तय दूरी, मैक्सिमम वर्टिकल मोशन में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वह, तो ये हो गई वाई मैक्सिमम। इसको मैं इधर उठा लाता हूँ तो ये बन जाएगा 2g वाई मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से वाई मैक्सिमम की वैल्यू निकलेगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये लो, ये आपके पास वाई मैक्सिमम आ गया है। ठीक है, यहां तक पहुंच गए आप भाई, अब की बात बहुत अच्छी बात है, प्रगति पे हैं, ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, बस ज्यादा नहीं जाना है, ऊपर चले गए, बड़ी मुश्किल से लोग वापस नीचे आते हैं। आगे मेरी बात समझ में, तो यहां देखिए वाई मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ गया है। ठीक है, इतना ऊपर आप चले तो गए, लेकिन जाने में समय कितना लगा, टाइम कितना लगा, तो उसकी बात करते हैं हम। तो यहां पर मैं समय की बात करूं तो v इक्वल टू होता है u प्लस at। आप जहां गए वहां पर वेग है 0, फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग 0 है। प्रारंभिक वेग कौन सी वेलोसिटी से गए भाई आप? ऊपर गए u साइन थीटा से, और आप धरती के अपोजिट जा रहे हैं, पृथ्वी आपको नीचे खींच रही है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन नीचे की ओर है, और आप ऊपर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, तो लिख देता हूं -0, टाइम लिख देता हूं t। इसको मैं इधर उठा लाता हूं तो gt इक्वल टू हुआ u साइन थीटा, तो t इक्वल टू कितना हुआ भाई u साइन थीटा अपॉन g। यह आपको ऊपर जाने में लगा टाइम है, यहां पर पहुंच गए आप। ठीक है, ऊपर जाने में इतना चलना है आपको, और ऊपर जाने में टाइम इतना लगेगा। अब आप नीचे भी गिरेंगे, और जब आप नीचे गिरेंगे तो यहां से यहां तक कितनी दूर तक जाएंगे? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्षैतिज परास, रेंज कुछ भी कह दीजिए, तो मैं इसको बोलता हूं r। तो कितना दूरी तय किया आपने यहां से यहां जाने में, ये आपको पता लगाना है, और उसका फॉर्मूला होता है r का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। कहां से आया? इसको यदि पढ़ना है तो यहां से देख सकते हैं आप जब यहां जाएंगे इस पॉइंट पर, तो यहां पर y की वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि आप x एक्सिस में हैं, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहां पर y की वैल्यू रख दीजिएगा आप 0, x की वैल्यू रख दीजिएगा आप r, क्योंकि x एक्सिस में कितनी डिस्टेंस है? r है। यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर भी आप रख दीजिएगा r स्क्वायर, और फिर कैंसिल कर दीजिएगा। काट पीट देना, छोड़ना नहीं है, फाड़ देना है, काट पीट कर देना। जितना काटोगे पीटोगे, जितना बचाओगे वो बचेगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। ठीक है, यहां से यदि मैं फॉर्मूले को निकालना चाहूं तो ये जो साइन 2 थीटा है वो हो जाता है 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड में g। साइन 2 थीटा को हम कह सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यदि मैं रेंज के फॉर्मूले को थोड़ा और चेंज करना चाहूं तो 2 को तो लिख लेता हूं मैं आगे। यहां पर u स्क्वायर है, तो एक u बाहर निकाल कर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक u निकाल के कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और नीचे लिख देता हूं g। और अब ध्यान से देखिएगा, समझ जाओगे, 2 की जगह 2 लिख सकता हूं, और u साइन थीटा यहां पर कितना है? uy वर्टिकल प्लेन में वेलोसिटी, ऊर्ध्वाधर वेग, और ऊर्ध्वाधर वेग है यहाँ पर uy। u cos थीटा क्या है? यहाँ पर क्षैतिज तल में वेग, यहाँ पर इस साइड में हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितनी वेलोसिटी है उसको हम कह सकते हैं ux, डिवाइड में आएगा g। तो r की वैल्यू हो जाएगी 2 uy ux अपॉन g। ये भी एक फॉर्मूला है, और ये आएगा आपके न्यूमेरिकल में काम, शास्त्रों में लिखा इंपोर्टेंट। यही है वो जो हमारे सिलेक्शन को आसान बनाने वाला है। आगे मेरी बात समझ में? मेरे हिसाब से आज बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, और भी बहुत कुछ अभी बताऊंगा आपको, रफ कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, चलो मिटा दूं भाई, ये लो। इन डब्बों को तो मैं रखता हूं, बड़ा काम की चीज है। टाइम के को भी रख लेता हूं मैं यहां पर, ये इतना टाइम लगने वाला है आपको, और आर की वैल्यू है, मैं बस इतना ही। ठीक है, फिलहाल चलो, ये तो पता लग गया आपको कि r इतना होगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, टी। कितना टाइम लगने वाला है भाई यहां से यहां तक आने में, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर आप उड़कर यहां पहुंचे हो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बता दूं, जितना टाइम आपको जाने में लगेगा उतना ही टाइम आपको आने में लगेगा। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं एक बात बता देता हूं आपको, यहां से जितनी दूरी ये तय करता है यहां तक जाने में, उतनी ही दूरी यहां से यहां तक आने में भी तय करता है, ठीक है। दूरी उतनी ही है, चाल भी उतनी है, बस फर्क है तो डायरेक्शन का। इस पॉइंट तक आते आते हमारी वेलोसिटी होती है u sin थीटा, और जब नीचे आते हैं तो अब की बार वेलोसिटी नीचे की ओर हो जाती है u sin थीटा। वेलोसिटी सेम रहती है, इसके पहले उड़ते हुए और इधर नीचे गिरते हुए, दोनों कंडीशन में वेग यानी वेलोसिटी सेम रहेगी। ध्यान रखना मेरी बात। और जब वेलोसिटी सेम रहेगी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, डिस्टेंस भी सेम रहेगी, तो टाइम भी सेम रहेगा। तो जितना टाइम आपको जाने में लगता है उतना ही आने में लगता है, तो टाइम को डबल कर दो भाई। तो 2 जाने में टाइम इतना लगा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन में g। ये आपको टोटल टाइम यानी टाइम ऑफ फ्लाइट लग गया है। आगे मेरी बात समझ में। यहां पर देखो, ये मैक्सिमम पॉइंट है भाई, यहां पर v 0 है, लेकिन कौन सा वेग 0 है, यहां पर ये uy 0 है, तो मैं यहां लिख देता हूं vy 0। यहां पर vy 0 है, मतलब ऊपर वाला वेग 0 है, लेकिन ये वाला वेग 0 नहीं है। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्षैतिज वेग यहां पर होगा u cos थीटा। अब आप कहेंगे यहां पे u cos थीटा क्यों होगा, तो मैंने सबसे पहला पॉइंट ये लिखाया था कि त्वरण नहीं आएगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा, क्षैतिज तल में एक्सीलरेशन नहीं होगा। इसका मतलब त्वरण कब नहीं होता भाई, एक्सीलरेशन कब नहीं होता, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वेग में परिवर्तन नहीं होता। और जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो जितना वेग, जितनी वेलोसिटी यहां होगी उतनी ही यहां पर होगी, तो यहां पर वेलोसिटी होगी आपकी u cos थीटा, ठीक है। यहां पर वेग u cos थीटा है, और इस साइड में एक्सीलरेशन, त्वरण नीचे की साइड में जो लग रहा है वो कौन है, g है। तो यहां पर मैक्सिमम हाइट पर वेग और त्वरण के बीच में एंगल बनता है 90, यानी ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो यहां एक पॉइंट में और बना सकता हूं, एक y मैक्सिमम, अधिकतम ऊंचाई पर जो आपका u cos थीटा है, यानी जो वेलोसिटी है वो आपके त्वरण के लंबवत होने वाली है, एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर होगा यहां पर। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा, चलो बहुत अच्छी बात है, इतना याद रख लोगे तो। चलो रेंज की बात करते हैं। इतना रेंज आपका, इतनी मैक्सिमम डिस्टेंस है क्षैतिज तल में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और ये भी फॉर्मूला उसी का ही है, और इतना टाइम आपको लग रहा है वहां पहुंचने में। लेकिन आपको चाहिए मैक्सिमम रेंज, आर मैक्सिमम, और आर मैक्सिमम तभी मिलेगी जब थीटा 45 डिग्री हो, जब एंगल 45 डिग्री होगा, तो ही आपका जो आर है वो हो जाएगा आर मैक्सिमम। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अधिकतम क्षैतिज दूरी, क्षैतिज परास कब मिलेगी, जब थीटा कितना डिग्री हो आपका 45 डिग्री। और जैसे ही 45 होगा, फॉर्मूला देखो यहां पर sin 2 थीटा है, थीटा 45 रखोगे, 45 और 2 90 हो जाएंगे, sin 90 1 होता है, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास u²/g। आर मैक्सिमम का फॉर्मूला भी ले लो भाई। तो एक बात बताओ, तुमसे यदि कोई पूछ ले कि वो जो गोला फेंकते हैं, चक्का फेंकते हैं, ठीक है, एथलेटिक्स जो गोला फेंक, चक्का फेंकते हैं या भाला फेंकते हैं, क्या वो दूर तक फेंकने के लिए कितना डिग्री एंगल बनाएंगे, तो वो दूर तक फेंकने के लिए 45 से थोड़ा सा कम, या 45 बोल सकते हैं, बट 45 के आसपास बनाएंगे एंगल, तभी वो दूर फेंक पाएंगे, नहीं तो नहीं फेंक पाएंगे। आ गई मेरी बात समझ में। यहां से सवाल ऐसे निकलेगा भाई, ठीक है। चलो इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। ये मैं यहां से रफ कर देता हूं, समझ गए होंगे आप, इसको नोट कर लीजिएगा, कहानी अभी चलती जा रही है। ये आर का फॉर्मूला है, ये वाई का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको मिटा देता हूं।
काम आएगा आपके, ठीक है। 45 डिग्री एंगल हो गया तो मैक्सिमम रेंज हो गई है, तो उस समय y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? उस समय यदि y मैक्सिमम तुम्हें निकालना पड़े तो वो r मैक्सिमम का चौथाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? r मैक्सिमम का चौथाई हो जाएगा भाई। यहाँ से फॉर्मूला देखो कैसे निकलेगा, आप अभी खुद समझ जाएंगे। और यहाँ से फॉर्मूला हमेशा निकलता है r मैक्सिमम डिवाइड बाय y मैक्सिमम इक्वल्स टू 4 tan थीटा। यही रिलेशन है, r मैक्सिमम और y मैक्सिमम के बीच का रिलेशन है। r मैक्सिमम डिवाइड बाय y मैक्सिमम इक्वल्स टू 4 tan थीटा। जब tan थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा r मैक्सिमम tan थीटा, ये बनेगा इधर चला जाएगा 4 इधर चला जाएगा, वैसे भी थीटा 45 है, ये 1 हो जाएगा, 4 नीचे आ जाओ और इसको यहाँ ले जाओ तो y मैक्सिमम r मैक्सिमम का चौथाई बन जाएगा भाई। इसको इधर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, खुद ब खुद समझ आएगा। आई मेरी बात? नहीं आई? अभी भी नहीं आई तो समझ लीजिए बहुत मेहनत की जरूरत है आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ यदि यहाँ से y मैक्सिमम और टोटल टाइम यानी ये उड्डयन का टाइम ऑफ फ्लाइट का यदि मैं रेशियो निकालूं तो ये निकलता है यहाँ से भाई 2 sin थीटा अपॉन में 4। यहाँ से y मैक्सिमम और उड्डयन काल का यदि मैं अनुपात निकालूं, रेशियो निकालूं तो ये बनेगा u sin थीटा अपॉन 4। ये फॉर्मूला भी बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है। इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो मैं अब कहने वाला हूँ वो है असली कहानी, और वो असली कहानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल इसकी, लेकिन अभी 45 नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। y मैक्सिमम पर, y मैक्सिमम पर इस बिंदु की बात करें तो यहाँ क्या क्या होगा? यहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात हमेशा होता है tan स्क्वायर थीटा। हमेशा ध्यान रखना, चाहो तो आप खुद निकाल लो, ठीक है, यदि आपके पास टाइम है तो। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का अनुपात कितना होता है भाई? यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन जब आप 45 की बात करो, कितनी बात करो? 45 की बात करो। जब आप 45 की बात करो तो आप खुद लिख लेना। अब यहाँ पर 45 की बात करते तो आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। तो ये अनुपात यहाँ पर ले लो और tan 45 जब बात की जाए यहाँ पे कि थीटा जब 45 हो, जब r मैक्सिमम हो, y मैक्सिमम r मैक्सिमम का चौथाई हो, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है मेरे हिसाब से आप अब खुद समझ जाएंगे, ठीक है। ये इतना ध्यान रखना, बड़ी काम की चीज़ है। यही तो सब कुछ हमको लेकर बैठती है एग्जाम में और यही हमारे समझ के बाहर हो जाता है, ठीक है। इतना मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। हम सब निकाल चुके, पाथ का फॉर्मूला निकाल चुके, पथ का फॉर्मूला आ गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया है, रेंज आ गई है, और उसके बाद में y मैक्सिमम आ गया है। मतलब लगभग सारे फॉर्मूलाज और ये जो यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट बताए वो सब कंप्लीट, ठीक है। ये हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन है। कैसा लगा? आया मजा? समझ में आया? लगा कि आज कुछ हमने सीखा है खतरनाक सा? पता है ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब हम धरती से चल रहे हैं ऊपर, इतना तो समझ में आया, लेकिन जब ऊपर से नीचे आए तब क्या होगा? आइए इसके बारे में बात करते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। अभी फटाफट सारे फॉर्मूलाज बनेंगे। देखो, देखते हैं कैसे नहीं बनते। इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से, इसको भी हटा देता हूँ, ये लो, और ओनली मैक्सिमम हाइट की बात करता हूँ। तो फिलहाल यहाँ से इधर हटो। अब आगे बात करते हैं। देखो, अभी आप खुद समझते जाएंगे, देखेंगे क्या बात, आज क्या मज़ा आया है, ठीक है। देखो, बात करते हैं इसकी। यहाँ से यहाँ एक बिल्डिंग है भाई, और आप यहाँ खड़े हैं, और आपने अब किसी बॉल को ऊपर से गिरा दिया है नीचे, और मैं इस हाइट को ले लेता हूँ। हमारी तो मैक्सिमम हाइट है, तो ये मैं y मैक्सिमम के हिसाब से लेकर चलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। या h ले लेता हूँ भाई, तो ठीक है। जब वो ऊपर से फेंकेगा, ऐसे फेंकेगा, तो आपका वेग हो जाएगा इस डायरेक्शन में, u। ऐसे फेंका और वो नीचे की साइड आ जाएगा गिरकर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ फिलहाल x। तो जब वो ऊपर से फेंकेगा तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर साइड में, यहाँ नीचे की साइड में होगा जो भी वेग होगा, मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन सीधे वेग के साइड में ax क्या हो जाएगा? 0। क्षैतिज
त्वरण हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा? कोई दिक्कत है तो मेरे को बता देना, वरना फिर समझ जाना कि आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या चल रहा है। तो x दिशा में कितनी दूरी तय करेगा ये, x दिशा में तय दूरी, x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन ax की वैल्यू 0 है तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 0 और ये सब खत्म हो जाएगा और x दिशा में दूरी आ जाएगी u इंटू टी। लेकिन ये ऊपर से नीचे भी आया है और ऊपर से नीचे आया तो वापस फॉर्मूला लगाता हूं, लेकिन अब की बार y के लिए लगाऊंगा तो आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन जब मैंने इसको फेंका तो वेग ओनली इस दिशा में, x दिशा में है, y दिशा में वेग नहीं है, तो uy की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर वैल्यू 0 हो गई तो y का फॉर्मूला देखो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये वैल्यू तो हो गई 0, ये बच गया है तो y इज इक्वल टू हाफ की जगह हाफ, हम भी नीचे आ रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे की साइड में लग रहा है तो वैल्यू आएगी प्लस की, और अब वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, तोड़ना फोड़ना मरोड़ना कुछ भी कर लो, आग लगाओ, जो भी इच्छा हो तुम्हारी, जैसा चाहो वैसे करो, बट ध्यान दे लो, हंसी मजाक ठिठोली करने का टाइम नहीं है मेरे पास क्लास में, क्योंकि यदि आज मैंने वो कर लिया और टाइम थोड़ा बढ़ा दिया तो जितनी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कम समय में ज़्यादा चीज़ें गागर में सागर भरना चाहता हूँ वो नहीं भर पाऊंगा। तो सीरियस रहो क्योंकि 15 दिन ही है और टाइम अब सीरियस होने का है। आगे मेरी बात समझ में? तो मजाक की उम्मीद ना करें, क्योंकि आज मैं मजाक करूंगा, आप मजाक करेंगे, एक दिन हमारे साथ एग्जाम मजाक करेगा और हम मजाक करेंगे चलेगा, लेकिन जिस दिन एग्जाम ने, इस फिजिक्स के पेपर ने हमारे साथ मजाक कर लिया तो समझ जाना सिलेक्शन गया। जिस उम्मीद के भरोसे हम इतने दिन बैठे वो उम्मीद खत्म हो जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट सोचते रहो, बस कभी तो सिलेक्शन होगा, कभी तो होगा। और पूरी दुनिया बस आज तक यही तो सोच रही है, जिसको करना है सोचता नहीं है, कर कर पटक देता है। तो तुम्हें भी बस करना है, पटकना और सिलेक्शन लेके लाइफ सेटल करना है। आ गई मेरी बात समझ में? चलो फिर इसको मिटा देता हूं, कहां से क्या बन रहा है आपको पता लग गया होगा, बड़े समझदार हो आप। ठीक है, चलो, यदि मैं यहां से वेग निकालूं तो देखो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। त्वरण नीचे की ओर y एक्सिस में g है, अभी तो वेलोसिटी 0 है, लेकिन सपोज करो एक टाइम पर इधर वेलोसिटी हो जाएगी uy। कितनी हो जाएगी? uy। तो हम कहां से कहां तक आ गए भाई? uy में जाना है हमें, फिलहाल 0 और बाद में वेलोसिटी आ गई है uy, तो मैं लिख देता हूं uy, पहले थी 0, समय में परिवर्तन हो गया, t समय बाद की बात चल रही है तो t माइनस 0। तो यहां से मैं uy की वैल्यू निकाल सकता हूं t समय बाद gt। ये मैं रफ कर रहा हूं वापस समझाने के लिए बस आपको। ठीक है, तो यहां से हटा दो क्योंकि जगह कम बचेगी और समझाना बहुत कुछ है। तो t समय बाद आफ्टर t सेकेंड यहां पर जो uy है वो हो जाएगा आपके पास gt। अब सपोज करो आप यहां पहुंच गए हो t सेकेंड बाद। ठीक है, आपके पास दो वेग है, एक वेग इधर है ux, एक वेग यहां पर है uy। ये कभी बदलेगा नहीं, तभी त्वरण 0 है तो ये ux तो रहेगा u, लेकिन ये जो uy है ये 0 से बदल गया है कितना? gt, तो ये वैल्यू हो गई है gt। इन दोनों का परिणामी वेग रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी इधर u, और तब u इज इक्वल टू हो जाएगा t समय बाद की बात चल रही है ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, और अब फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास निकल कर रूट u प्लस u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। यहाँ पे मैं ux लिख देता हूँ या u लिख देता हूँ, जो भी। अच्छा, दो u हो गए क्या? चलो इसको स्मॉल u, इसको मैं फाइनल वेलोसिटी v लिख देता हूँ फिलहाल v, या नहीं समझ में आता है तो ur लिख देता हूँ। रिजल्टेंट वेलोसिटी परिणामी मान तो यहाँ लिख देता हूँ ur। अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा ux स्क्वायर और फिर
प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर का अंडर रूट। कितना खतरनाक सा है ना, लेकिन बड़ा आसान है, यहीं से क्वेश्चन निकल कर आएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर आपको आना है ऊपर से नीचे। कहाँ पर आना है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। और अब वेग कितना होगा ये हमें समझना है, जानना है, तो हम देखेंगे जो भी होगा। लेकिन फिलहाल बात करेंगे टाइम की, कि टाइम कितना लगेगा भाई ऊपर से नीचे आने में। और टाइम का यदि मैं फॉर्मूला लूं तो मेरे पास s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s जो है मेरे पास वो है h, हाइट कितनी है? h है। प्रारंभिक वेग y डायरेक्शन की बात करें तो uy 0, नीचे यहां से जैसे ही यहां पे खड़े हो तो इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 0 है, तो uy 0, तो पूरा का पूरा हो जाएगा 0। हाफ की जगह आ जाएगा हाफ। एक्सीलरेशन त्वरण यहां पर आ जाएगा g, और टाइम को मैं लिख देता हूं t स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू हो गया है हाफ g टी स्क्वायर। यहाँ से यदि मुझे t की वैल्यू चाहिए, 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2h अपॉन g आ जाएगा, और जैसे स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2h अपॉन g। ये टाइम का फॉर्मूला आ गया है। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए भाई, टाइम का भी आ गया है। मुझे यहाँ से यहाँ कितनी दूरी तय की मैंने वो भी मुझे निकालना है। तो x कितनी है मेरी? x की वैल्यू u इंटू टी, u और जितना तुम्हें टाइम लगा है t, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो u की वैल्यू u रहेगी और टाइम की वैल्यू ये रही मेरे पास, तो √2h अपॉन g। तो x दिशा में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्षैतिज दूरी, x दिशा में तय दूरी, कुछ भी समझ लीजिए, ये हो जाएगी आपके पास 2h अपॉन g। देखो सेम कॉन्सेप्ट से मैंने इतने फॉर्मूलाज निकाल दिए, आप खुद भी सोचोगे कि ये क्या चल रहा है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूं और मेरे पास सॉल्यूशन निकलते जा रहे हैं आगे। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा? कोई दिक्कत है? नहीं है? चलो इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट लाते हैं हम। इसमें ट्विस्ट यहां पर ही लाऊंगा मैं, तो मैं थोड़ा डायग्राम में चेंज कर देता हूं। ये तो आप इतना तो सब समझ ही गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है? थोड़ा सा डायग्राम में ट्विस्ट लाते हैं हम, और फिर इन्हीं फॉर्मूलाज को थोड़ा और चेंज करते हैं। कैसे? मेरे को जच गई कि नहीं भाई मैं तो ऐसे फेंकूंगा, यहां पर खड़ा हूं, मैं तो ऐसे फेंकूंगा हमारे ऑब्जेक्ट को, ऐसे नहीं फेंकूं सामने, ऐसे फेंकूंगा, पत्थर मारूंगा। परेशान हूं ना मैं, सिलेक्शन हो नहीं रहा है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, आज तक रट रट के पढ़ा है, तो मेहनत तो मैंने की नहीं है, तो अब क्या काम बचा है? पत्थर मारने का ही काम बचा है। तो मैं खजूर की तरह इकट्ठ गुस्से में आके ये ले पत्थर फेंक दिया मैंने, और जैसे ही पत्थर फेंका उसने इधर कोण बना दिया थीटा, तो इधर वेग हो गया u कोस थीटा और इधर वेग हो गया u साइन थीटा। ऊपर u साइन थीटा है, हम नीचे आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का u साइन थीटा, ठीक है? और अब मेरा ऑब्जेक्ट ये ऐसे जाके जैसे भी ऐसे जाके ऐसे गिरेगा। तो यहां से जो सवाल निकलेगा वो निकलेगा x के लिए, पहले x इज इक्वल टू होता है u एन टी, लेकिन यहां पर अब की बार वेग u ना होकर कितना है? u कोस थीटा है, तो ये बनेगा u कोस थीटा t, ये वैल्यू आएगी यहां पर। सिमिलरली यदि यहां पर मुझे y के लिए बोला जाए कि मुझे y में भी वेग चाहिए भाई, y में भी दूरी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, y में जो वेग है वो मेरा u साइन थीटा है या माइनस u साइन थीटा है? हम नीचे आ रहे हैं तो हमें माइनस u साइन थीटा चाहिए। तो यदि मुझे हाइट के बारे में पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हाइट तो डिस्प्लेसमेंट यानी मैक्सिमम हाइट बोलो, मैक्सिमम विस्थापन बोलो, h है, और यहाँ पर वेग है u इंटू टी, और यहाँ पर वेग u साइन थीटा नहीं लेना है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, तो हमें लेना है माइनस u साइन थीटा। तो माइनस u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ, तुम नीचे की साइड में आ रहे हो अभी भी, तो g प्लस का आएगा और यहाँ पे हो जाएगा gt स्क्वायर। तो ये आपका हाइट का फॉर्मूला भी निकल कर आ गया है। बस ये माइनस प्लस ही आपको लेकर डूबेगा वहाँ एग्जाम में। आगे मेरी बात समझ में, मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है? नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा वीडियोस आपके लिए मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन यदि आपको पसंद आ रहा है
तो ठोक दो आप एक शेयर, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, क्योंकि जो 15 दिन है लगातार हाई डोज मिलने वाला है और हाई डोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम जो भी यूज करते हैं वहां पर इसे भेज दो, लोगों को शेयर कर दो ताकि लोगों को इसका फायदा हो, क्योंकि एग्जाम के 15 दिन मोस्ट इंपोर्टेंट डेज होते हैं। पीक टाइम है ये, सोना उठना, टॉयलेट, खाना पीना बंद, क्योंकि सिलेक्शन हो गया तो सब कुछ होएगा टाइम टाइम पर। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, मिटा देता हूं चलो इसको। यदि ऐसा ही कुछ, ये लो मैं इसको भी मिटा चुका हूं और इसी डायग्राम को थोड़ा और चेंज करता हूं। यदि मैं u sin थीटा, यदि मेरे जच गई कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं फेंकूंगा, मैं तो पत्थर को ऐसे फेंकूंगा, ऐसे नीचे की साइड से फेंकूंगा ऐसे, तब क्या हो? तो उस कंडीशन में क्या हो? तो उस कंडीशन में यहां से यदि मैंने पत्थर फेंक दिया इधर u वेलोसिटी से, तो भी मैंने एंगल बना दिया इधर थीटा, और अब मेरा वेग हो गया यहाँ पर u cos थीटा। और हम पहले ही बात कर चुके कि ax कितना हो जाएगा? 0 होगा। x दिशा में कोई भी त्वरण नहीं आएगा। और इधर वेग कितना हो जाएगा? एक घटक हो जाएगा u sin थीटा, और मेरा ऑब्जेक्ट जो भी है जिसको फेंका है वो ऐसे गिर जाएगा। जब गिरेगा तो यही फॉर्मूलाज क्या हो जाएंगे? x तो वो का वही रहेगा, u cos थीटा इंटू टी। ये मेरी यहां से यहां तक की दूरी का फॉर्मूला आ गया। कितना ये चलेगा, ऊपर से फेंकने पर कितनी दूरी तय होगी x दिशा में। लेकिन हाइट की बात करें तो जो वेलोसिटी यहां पर माइनस की ली थी, यहां पर देखो नीचे ही आ रही है वेलोसिटी, तो प्लस ही रहेगी और फॉर्मूला हो जाएगा u sin थीटा t प्लस हाफ gt²। ये लीजिए, तो आज पढ़ चुके हैं प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन में आप कैसे कैसे फेंक सकते हैं किसी चीज को, वैसे वैसे मैंने फॉर्मूलाज निकाल के दे दिए। इतना समझ आ गया तो समझ लीजिए कैसा भी सवाल, कोई भी सवाल आ जाए आप फटाफट चुटकियों में कर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, और उसके बाद देखो कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। आ गई मेरी बात समझ में? चलो, आज बात हुई है प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। अब प्रक्षेप्य गति तो हो गई है, मैंने कहा था ना इससे बेस्ट आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो यदि सच में आपको लगा है कि बेस्ट है तो ठोक दो, अब तो शेयर, ठोक दो लाइक। तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो समझ गए, लेकिन यही प्रोजेक्टाइल मोशन यदि इंक्लाइन प्लेन पर हो, ऑन इंक्लाइंड प्लेन, तब क्या हो? नत तल पे, नत तल पर प्रक्षेप्य गति। ज़्यादा टाइम नहीं कहूँगा, आसान है, समझना है बस। यह आपका अर्थ वाला जो सरफेस है, और एक सरफेस ऐसे बना हुआ है भाई इसमें, ठीक है, और आपने गेंद को फेंक दिया ऐसे, यहाँ से u वेलोसिटी से, जिसने एंगल बना रखा है आपका, यहाँ बना देता हूँ, देखो एंगल बना रखा है इसने अल्फा। कितना एंगल बना रखा है? अल्फा। तो उस समय यदि वो ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे ऐसे जाता 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 यहाँ पे गिर गया, तो सब कुछ जो भी रेंज, टाइम पीरियड, परास, उड्डयन काल, ये सब क्या होगा वो हमें निकालना है। तो बड़ा आसान सा है, देखो यहाँ पर इसने एंगल बना रहा है आपके पास बीटा, तो ये बचा हुआ एंगल आपके पास हो गया है अल्फा माइनस बीटा। ये लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया? आप देखिए यहाँ से यहाँ तक, ओ से लेके ए तक ही आपकी रेंज है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओ से लेके यहाँ तक की रेंज कितनी है? r। तो ये वैल्यू है आपकी r। इसने यहाँ पे बीटा कोण बना रखा है, तो ये बन गया आपका r कोस बीटा, और ऊपर जो बन गया है यहाँ पर y एक्सिस में, ये मैं ऐसे ले लेता हूँ यहाँ पर, u कोई ज़रूरी नहीं है कि y में ही हो, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा करके फेंका हुआ है, तो ये बन जाएगा आपके पास r साइन बीटा। याद रहेगा? तो उस समय हमें पाथ का फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा? तो x इज इक्वल टू, जो भी हमारा फॉर्मूला होता है, y इक्वल टू x टेन थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² कोस स्क्वायर थीटा। y की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या आ जाएगी? r साइन बीटा आ जाएगी।
x की वैल्यू क्या आएगी, x ये है हमारा, तो यहाँ पे r cos बीटा आएगी। बच गया हमारा tan थीटा। tan थीटा तब होता है जब u कोई एंगल बनाता है, और फिलहाल यहाँ पर u जो है उसने एंगल बना रखा है अल्फा, तो यहाँ पर आएगा आपके पास tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ये है तो r स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, यही है ना x की वैल्यू, देखो यहाँ पर ध्यान से देख लेना, डिवाइड यहाँ तक ही है भाई, डिवाइड 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा नहीं अल्फा बना रहा है u, तो कोस स्क्वायर अल्फा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो r का फॉर्मूला आएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा डिवाइड बाय जी कोस स्क्वायर बीटा। ये लीजिए, डायरेक्ट याद कर लीजिए, ज़्यादा कॉन्सेप्ट में घुसोगे तो नीट आईआईटी की तैयारी में पहुंच जाओगे, लेकिन यहाँ से फॉर्मूला जरूर बनेगा और यहीं से ही आंसर आता ही आता है। आगे मेरी बात समझ में। अब यदि उड्डयन काल की बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट की, समय मुझे चाहिए गिरने का, तो यहां पर समय का फॉर्मूला होगा क्षैतिज विस्थापन यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय क्षैतिज वेग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और टाइम की बात करें, यहां पर चलते हैं, वो एक ही बात हो चुकी है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्षैतिज विस्थापन हमारे पास है r cos बीटा, तो यहां पर लिख देता हूं r cos बीटा। बात करें क्षैतिज वेग की, क्योंकि विस्थापन बटा वेग ही समय होता है, और वेग की बात की जाए तो यहां पर u है, उसने एंगल बना रखा है अल्फा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा u cos अल्फा, और इसका एक कंपोनेंट इधर कहीं हो जाएगा u साइन अल्फा। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा u cos अल्फा, इसने r cos बीटा बना रखा है, तो ये लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत टाइम लगेगा तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा डिवाइड बाय जी कोस स्क्वायर बीटा। ये आपका टाइम पीरियड यानी उड्डयन काल का फॉर्मूला आ गया। आगे मेरी बात समझ में याद होगा, ठीक है। तो प्रक्षेप्य गति तो हो गई खत्म। इस प्रक्षेप्य गति में बहुत कुछ पढ़ा होगा, मजा भी आएगा मेरे को पता है, लेकिन इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन प्लेन। आज 2D पढ़े ना हमने, 2D मोशन, तो उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसका मतलब है ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल में क्या वेलोसिटी होने वाली है, किस तरीके से तनाव वगैरह होने वाला है। तो आज यही सब चलने वाला है। तो देखिए आगे बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पड़ाव, नेक्स्ट टारगेट होगा क्षैतिज तल में गति। आज मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हम, और इसमें आ गया है मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। और यदि क्षैतिज तल में गति की बात की जाए तो क्षैतिज तल बड़ा ही मजेदार है। कौन सा होता है मैं बता देता हूं। हमने झूले में जाकर वो मछली वाला झूला, मगरमच्छ वाला झूला, या हम जिस पे बैठे रहते हैं वो झूला झूले होंगे ऐसे। हमारे घर में भी तो झूला लगाते हैं ना, जो ऐसे झूलता है, उस झूले की बात चल रही है। यदि आपने वैसा नहीं देखा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने कोई झूला ऐसा देखा हो जो ऐसे ऐसे घूम रहा है, नीचे घूम रहा है ऐसे ऐसे, उसकी बात करते हैं। बहुत काम की चीज़ है, बहुत मज़ा आने वाला है आज इसमें। तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी रस्सी से बंधा हुआ है और वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है भाई अपनी जगह में, मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कहा है मैंने। क्षैतिज तल में गति, तो क्षैतिज तल में गति चाहे ऐसे करे चाहे ऐसे करे, एक ही बात है। आगे मेरी बात समझ में। चाहे लटक कर ऐसे गति करे, चाहे लटकने के बाद ऐसे गति करे, सब एक ही बात है। आगे मेरी बात समझ में। डांसिंग मूव है, बड़ा ध्यान दिया होगा तुमने इन चीजों पे। देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, यहां पर, ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो यहां पर देखो ये इसकी असली वाली लेंथ है जिसको हम बोलते हैं h, और ये इसकी हाइट मान लेता हूं मैं
एच, ये एल है, ये एच है, ये हमारे उस धागे की लंबाई जिस पे ये लटका हुआ है। तो यहां पर ध्यान से देखना, बड़ी काम की चीज है। सबसे पहले टेंशन, रस्सी में तनाव इस डायरेक्शन में आएगा, यहां पर आएगा टी, इसने एंगल बना दिया है थीटा, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ भार लगा रहा है तो इधर आएगा mg। इस साइड इसने एंगल बना दिया है थीटा, तो इस साइड इसका कंपोनेंट हो जाएगा t cos थीटा, और इस साइड में t का एक कंपोनेंट, एक घटक इधर आएगा बोलते बोलते गला सूख गया एकदम, t sin थीटा। तो ये जो आपका t cos थीटा है वो बैलेंस करेगा किसको, mg को, और ये जो आपका t sin थीटा है वो बैलेंस करेगा किसको, mv स्क्वायर अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, जिसे हम कहते हैं Fr, जिसका डायरेक्शन आप समझते होंगे, सुना होगा, और नहीं सुना है तो आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपके पास t cos थीटा, t sin थीटा की इक्वेशंस। यहाँ से आप आसानी से सवाल निकाल सकते हैं, ठीक है। डिवाइड देकर देख लीजिए, आपके पास खुद निकल कर आ जाएगा। वेलोसिटी पूछी जा सकती है, तो यहाँ से मैं t sin थीटा में डिवाइड दे देता हूँ t cos थीटा का, तो इधर आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r, ये ऊपर और ये नीचे, तो डिवाइड लग जाएगा mg का, और m से m कैंसिल, t से t कैंसिल, तो हमारे पास बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। ये लीजिए, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए कुछ और भी बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखो, तो यहाँ की यदि बात की जाए, ये एफ आर जो है वो टी साइन थीटा जो है एफ आर प्रोवाइड करवाता है हमें, अभिकेंद्रित बल प्रोवाइड करवाता है, जिसकी दिशा हम इधर लगा सकते हैं फिलहाल, टी साइन थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से क्षैतिज तल में गति करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यदि टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनता है सीधा सीधा ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2 पाई रूट एल कोस थीटा अपॉन में जी। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा। और पेंडुलम के लिए यदि बात करूं तो फॉर्मूला बनेगा एल अपॉन जी। यहाँ से ये सब निकलने वाला है भाई, आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, आप क्लियर कर लेंगे, समझ गए। एफ आर के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, यहाँ से कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला बन सकता है आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर बोलते हैं हम यहाँ पर, लेकिन जब ये गोल गोल घूमेगा तो मतलब कोणीय वेग आएगा, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी आएगी, और v इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन आर। आगे मेरी बात समझ में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाओ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि v की जगह रख दिया मैंने ओमेगा आर, नीचे रख दिया है r से r कैंसिल हो गया है, एफ आर इज इक्वल टू बन गया है m ओमेगा स्क्वायर आर। वैसे यदि टाइम पीरियड की बात की जाए तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, और यहाँ से यदि मैं ओमेगा का फॉर्मूला निकालूँ तो बनेगा 2 पाई अपॉन टी। यहाँ पर मैं यदि वैल्यू रखूँ तो एफ आर इज इक्वल टू एम आर इधर आ जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई टी का होल स्क्वायर। ये आपका एफ आर का फॉर्मूला भी बन जाएगा। अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में ये सब कहानी काम में आ सकती है, ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, ठीक है। क्षैतिज तल में तो हमने गति देख ली, वर्टिकल प्लेन में भी मोशन देखते हैं, क्योंकि यहीं से सवाल निकलने वाला है। सब कुछ निकलेगा यहीं से निकलेगा, सब कुछ निकलेगा यहीं से निकलेगा, ठीक है, और यही हमारे समझ से बाहर है। तो आइए बात करते हैं, इतना लिखाते लिखाते तो बोर्ड भी काला हो गया है। देखिए, ऊर्ध्वाधर तल में गति, ऊर्ध्वाधर तल में गति, मोशन इन वर्टिकल प्लेन। बड़ी काम की चीज है और बड़ी कुत्ती चीज है। पिक्चर में सुना होगा ना, जो सबसे ज्यादा डराती है हमें वही बोलते हैं उनकी सबसे बेकार चीज है, लेकिन बड़ी आसान भी है। समझ में आ गया तो समझिए सब कुछ आ गया है। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है गोल गोल, जैसे आपका झूला,
या एक पत्थर टांग लो, आप रस्सी के पत्थर बांध लो। ये लो एक पत्थर बांध दिया है मैंने यहाँ पर नीचे, और अब इसको मैं ऐसे ऐसे घुमाए जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस रस्सी को थोड़ा झटका देना पड़ेगा। झटका देने का मतलब है तनाव पैदा करना। जैसे आपने तनाव पैदा किया, वो घूमना चालू किया, और जैसे यहाँ पर पहुंचा उस समय क्या हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं सभी पॉइंट्स की। ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं ए, यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ मैं बी, और यहाँ कहीं पर पॉइंट ले लेता हूँ मैं सी। ठीक है, तो ये जो गति है ये किस पर आधारित है? पहला सवाल, ये आधारित है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत इसमें काम आता है भाई। तो ये ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहां पॉइंट्स पर। तो जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया, पहले ऊपर वाले पॉइंट की बात करते हैं। तो जैसे ही रस्सी को मैंने धक्का दिया, तनाव दिया, सॉरी, जैसे ही तनाव दिया, रस्सी को तनाव देती वो पत्थर ऐसे घूमना स्टार्ट किया, और जैसे ऊपर वाले पॉइंट पर आया, यहां की बात करें तो ये मैक्सिमम पर है। यहां से यहां तक रेडियस है r, और यहां से यहां तक का रेडियस है r। तो सपोज करो इसकी हाइट हो गई है 2r। तो ए पॉइंट पर क्या क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए पर तनाव लगेगा नीचे की तरफ, जो हमेशा केंद्र की ओर लगता है, रस्सी खिंचती है तो, बट इसका जो mg है वो भी लगेगा नीचे की तरफ। और ये जो t और mg दोनों मिल जाएंगे, और मिलने के बाद में इसको घुमाने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो देंगे। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक है, समझ में आ गया। टी की बात की जाए तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांध कर ऐसे घुमाते हैं, तो जैसे ही आप रस्सी को ऐसे घुमाएंगे, वो पत्थर जब यहां से यहां पहुंचेगा, उस समय रस्सी आपकी ढीली पड़ जाएगी, हमेशा ध्यान रखना। और जब नीचे जाएगा तब रस्सी हमेशा खिंच जाएगी। मतलब मैक्सिमम टेंशन, अधिकतम तनाव जब होगा जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर हो, और न्यूनतम टेंशन यानी मिनिमम टेंशन, न्यूनतम तनाव तब होगा जब आपका ऑब्जेक्ट जो भी पत्थर बांध रखा है वो ऊपर के साइड हो। तो उस कंडीशन में तनाव हमेशा होता है 0। तो सबसे पहली कंडीशन है टेंशन 0 होगा भाई इस पॉइंट पे, टेंशन इक्वल टू 0। और जब टेंशन इक्वल टू 0 होगा तो mg इक्वल टू हो जाएगा mv²/r। m से m उड़ गया है, और मेरे पास v² की वैल्यू हो जाएगी rg। यहाँ से भी स्क्वायर हटाऊँ तो इधर आ जाएगा रूट। तो पहली सबसे बड़ी बात, वेलोसिटी हो जाएगी आपकी √rg। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा, कोई दिक्कत है मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर हम ऊर्जा निकाले काइनेटिक एनर्जी, तो बात करनी पड़ेगी मुझे काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहां पे सब पर एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर निकालते हैं, और ये भी हमको पता है कि वेलोसिटी इतनी होने वाली है भाई यहां पर। तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ½ mv² होगा पॉइंट ए पर। तो वैल्यू रखता हूं मैं ½ m, और स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठाता हूं v² की, तो वैल्यू हो जाएगी rg। तो mrg/2 इतनी काइनेटिक एनर्जी होने वाली है, गतिज ऊर्जा होने वाली है। और स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो वो होती है mgh। m की जगह m लिख देता हूं, h की जगह s g की जगह g लिख देता हूं, बच गई हाइट। जमीन से हाइट, सबसे नीचे वाले पॉइंट से हाइट कितनी है, r, और r यहां पर लिख देता हूं मैं 2r, और अब फॉर्मूला हो गया है 2mgr। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही मेरी टोटल एनर्जी है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। और यहां पर देखो गतिज ऊर्जा है ½ mgr, प्लस यहां पर स्थितिज ऊर्जा है 2mgr। 2mgr और हाफ मिलेंगे तो बनेगा 5/2 mgr। तो यहां पर टेंशन 0 है, एनर्जी 5/2 mgr है, और वेलोसिटी √gr है। ये सब चीजें आपको
पता रहनी चाहिए। आगे मेरी बात समझ में, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, जितना मेरे काम का है, जितना आपको समझाने का है उतना, वरना बोर्ड पे जगह बचेगी नहीं अब, ठीक है। वेलोसिटी भी आ गई है और ये काइनेटिक एनर्जी और ये सब भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे बी पॉइंट पर, ठीक है। पॉइंट बी की बात की जाए तो क्या क्या होने वाला है भाई यहाँ पर। यदि मैं पॉइंट बी की बात करूं जो यहां पर है, तो इसमें टेंशन तो लगेगा इधर और नीचे आ जाएगा आपके पास mg, याद रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर बात करते हैं पहले वेलोसिटी की, और ये मुझे पता है कि मैंने भी आपको बताया है कि ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पालना करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में ये फॉलो करता है, उस रूल को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर दोनों जगह हो जानी चाहिए बराबर। और काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पर कितनी है भाई, काइनेटिक नहीं टोटल एनर्जी, सॉरी, टोटल एनर्जी ए पर और टोटल एनर्जी बी पर हो जानी चाहिए बराबर। और टोटल एनर्जी ए पर है हमारे पास 5/2 mgr। इस बी की बात करते हैं और इसके अंदर छुपा हुआ है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मुझे खुद को नहीं पता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं mvb², ठीक है। पता नहीं क्या है, फिलहाल मैं लिख देता हूं mvb², ठीक है। चलो भाई इतना लिख दिया है। प्लस ub की बात करें और u का फॉर्मूला होता है mgh, और पॉइंट बी के लिए हो जाएगी 0, क्योंकि ये पॉइंट सबसे नीचे है, लोवेस्ट पॉइंट है, और लोवेस्ट पॉइंट पे हाइट होती है 0। हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0, ठीक है। और जब पोटेंशियल एनर्जी 0, तो मैं यहां लिख देता हूं 0, तो यहां पर आ गया है 5/2 mgr इक्वल्स टू हाफ mvb²। तो हाफ m से m और 2 चला गया है, तो मेरे पास vb² की वैल्यू आ गई है 5gr। जैसे स्क्वायर हटाता हूं यहां पर आता है रूट, तो यहां पर vb की वैल्यू आ गई है 5gr। तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे जो भी आपका वेलोसिटी होगी, जो भी आपका वेग होगा, वो आएगा √5gr। यहां पे √gr, यहां पे √5gr। आगे मेरी बात समझ में, ध्यान रख लेना, बड़ी काम की चीज है, वरना फिर मुझे मत कहना कि आपने बताया नहीं हमें, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट सी की। तनाव की बात भी की जाए यहां पर, तो तनाव की बात यदि मैं करूं तो देखो टी तो लग रहा है अंदर के साइड, चलो भाई mg लग रहा है नीचे के साइड, ये लो भाई। और यहां पर टेंशन मिनिमम होता है, यहां पर टेंशन मैक्सिमम होता है, मतलब तनाव में से mg माइनस करने के बाद जो बच गया है, बचा हुआ फोर्स लगेगा अंदर के साइड, और वही फोर्स हमें देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर आ जाएगा mv²/r, रेडियस r है और यहां पर वेलोसिटी है vb। t की जगह मैं t रख देता हूं, और पॉइंट b की बात की जाए यहां पर रख देता हूं मैं mg, और m की जगह मैं m रख देता हूं, vb की वैल्यू यहां से उठाता हूं, तो vb² उठाऊंगा तो मेरे पास आएगा 5gr। कितना आएगा 5gr, ठीक है भाई। 5gr आ गया, रूट हट गया, स्क्वायर आ गया, नीचे आएगा r से r कैंसिल हो जाएगा, यहां बनेगा tb माइनस mg, और इधर बचेगा 5mg, mg इधर चला जाएगा तो tb इक्वल बचेगा 5mg प्लस का mg, और अब tb इक्वल हो गया है 6mg, है ना खतरनाक कहानी। तो इस पॉइंट पर तनाव जो मैक्सिमम होने वाला है वो होने वाला है 6mg, ठीक है। यहां पर 0, यहां पर 6mg, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब tb माइनस ta, वो हमेशा होता है 6mg, क्योंकि ये तो 0 होता है भाई। तो हम 0 से 6mg तनाव तक आ चुके हैं, तो यहां पर आपका तनाव सबसे ज्यादा होगा, वो भी कितना होगा 6mg होगा। आगे मेरी बात समझ में, याद रहेगा। कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और समझ में आ गया है तो शेयर कर देना, लाइक ठोक देना। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है। चलो बात करते हैं पॉइंट सी की। इसी को मिटा देता हूं मैं यहां पर,
और ठीक है, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी नहीं अभी। चलो इसी को थोड़ा और आसान बनाते हैं, ठीक है। बात करें पॉइंट सी की, पॉइंट सी की, और पॉइंट सी के बारे में यदि बात करूं तो यहां पर टोटल एनर्जी जो ए पर है वही बी पर होनी चाहिए और वही सी पर होनी चाहिए, तो यहां सी लिख देता हूं और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात लिख देते हैं हम। इसको हटाते हैं, बड़ा आसान है ना, देखो याद रखने की बात है। अब टोटल एनर्जी है 5/2 mgr, 5/2 mgr। बात करते हैं इसी की, पॉइंट सी की बात की जाए और पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी मुझे पता नहीं है तो हो जाएगी 12 mvc², साथ में यूसी यानी पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। लेकिन पॉइंट सी कितनी हाइट पर है, r हाइट पर है, यहां से यहां तक हाइट r है तो मैं लिख देता हूं r। यह हाइट है 2r, यह हाइट है r, चाहे पॉइंट सी इधर हो चाहे इधर हो, बात एक ही है, चाहे इस साइड हो तो भी यही बातें होंगी, ठीक है। चलो तो 5/2 mgr, इस mgr को इधर ले आता हूं तो माइनस का mgr, यहां पे बच गया 12 mvc²। 5/2 यानी 2.5, 2.5 में से एक चला गया तो एक 1.5 ही बचेगा मेरे हिसाब से, तो इसमें से चला गया तो ये बचेगा 3/2 mgr, 1.5 हो गया खुद ही, यहाँ पर हो जाएगा 12 mvc²। अब ये माइनस भी नहीं कर सकते तो लाना तो फिर हमारी पढ़ाई पर, और कर सकते हैं तो फिर आगे आ जाओ फटाफट। m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और vc² बचेगा आपकी बार 3gr। जैसे आप स्क्वायर हटाओगे रूट आएगा और यहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 3gr, रूट 3gr होगी भाई, यहाँ पर ये आपकी वेलोसिटी है वीसी की, ठीक है, याद रहेगा। अब सारी कहानी आती है तनाव की, और सारा मैटर उस तनाव का ही है कि तनाव कितना होने वाला है। चलिए बात करते हैं तनाव की, और तनाव का सिस्टम यहाँ पर ऐसा है कि तनाव लगेगा इधर और mg लगेगा इधर। तो यदि इसने यहाँ पर 90 डिग्री बना लिया है, थीटा मान लेता हूँ तो इधर बन जाएगा mg cos थीटा, बनेगा नहीं बनेगा भाई। तो मैं इधर चलता हूँ, t में से मैंने माइनस किया mg cos थीटा, t अंदर mg cos थीटा बाहर, एक इधर लगेगा और एक जो भी है ये कंपोनेंट आपका, ठीक है। इसने यहाँ पे थीटा बना लिया, मैं किसी भी पॉइंट के लिए ले रहा हूँ वैसे, ठीक है। तो mg cos थीटा मान लो मैं पॉइंट के लिए ले रहा हूँ, d के लिए यहाँ पर, तो यदि मैं इसको छोड़ देता हूँ फिलहाल, आप समझ जाएंगे, यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। इसने यहाँ पर बनाया mg, तो इसने यहाँ पर एंगल थीटा बना दिया है, तो ये हो जाएगा आपके पास mg cos थीटा, और तनाव हो जाएगा इधर। तो t में से मुझे mg cos थीटा माइनस करना है, और बचा हुआ जो फॉर्मूला है वो बनेगा हमारा mv²/r, क्योंकि t में से mg cos थीटा को माइनस करने के बाद जो बचता है वही हमें अभी केंद्रीय बल देता है। तो पॉइंट सी की बात की जाए, जहां पे थीटा बनने वाला है 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो t इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 12 mvc/r। तो तनाव यहाँ पर हो जाएगा, m की जगह m आ जाएगा, vc की वैल्यू ये रही आपकी 3gr, और यहाँ पर r आ जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, और तनाव आपका हो जाएगा आपकी बार 3 mg। ये तनाव आ गया पॉइंट सी पर। पॉइंट सी यहाँ पर है भाई, ये रहा, तो यहाँ पर तनाव आ जाएगा 3 mg। ये लो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब यहाँ से इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ है भी नहीं बताने को। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा, ठीक है। अब इसके अलावा आप खुद निकाल सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और पॉइंट के लिए बताना पड़ेगा, और यदि किसी और पॉइंट के लिए आ जाए तो आपको वेलोसिटी वगैरह सब निकालनी पड़ेगी, तो आप फटाफट यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो रफ कर देता हूँ यहाँ पर, और मेन बात जो है उसकी बात करता हूँ। यहाँ से निकलता है काइनेटिक एनर्जी ए बी सी पर अनुपात कितना होगा, तो यहां से लिख सकता हूं मैं 12 mva² रेशियो 12 mvb² रेशियो 12 mvc²। तो काइनेटिक एनर्जी ए का रेशियो काइनेटिक एनर्जी बी के साथ, काइनेटिक एनर्जी सी के साथ।
पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, चाहे वो यहां पर हो चाहे यहां पर हो, यहां पर रेशियो क्या होगा, तो हाफ एम और हाफ एम तो चले जाएंगे और रेशियो बनेगा उनके वेग के स्क्वायर के साथ में, वीसी स्क्वायर के साथ में, ये लो भाई। और जब यही रेशियो बनेगा तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो यहां से बनकर आएगा इक्वल टू में, देखो इसके पास है जी आर, इसके पास है 5 जी आर, इसके पास है 3 जी आर, तो यहां पर आएगा जी आर रेशियो 5 जी आर रेशियो 3 जी आर, जी आर से जी आर भी चला गया है और अब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बनेगा 1:5:3। ये काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है, जबकि तनाव का रेशियो बनेगा, यहां पर तनाव है 0, ठीक है, यहां पर तनाव है 6 mg और यहां पर तनाव आपके पास है 3 mg। तो TA अनुपात TB अनुपात TC बराबर आ जाएगा 0, 6 और 3। ये इसलिए बता दिया है ताकि आपको याद रहे, 0.63 153 और 0.63, ताकि आपको याद रहेगा mg जो आपका तनाव है और जो काइनेटिक एनर्जी है उनका रेशियो। आगे मेरी बात समझ में, मोशन इन प्लेन आपको समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा, ठीक है। मजा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और नहीं आया है, आपको लगा है कि नहीं आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया, ये समय में आता है या हमें याद है वगैरह वगैरह, जो भी आपको कोई कमी नजर आती है तो कमेंट बॉक्स पर आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट क्लास और भी धांसू बनाने वाला हूं मैं आपके लिए, ठीक है। और यदि मजा है तो ठोक दीजिए एक लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, धुआंधार फाली खेलने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।